गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे दोस्तों। तो आज का लेक्चर दोस्तों मोस्ट आईएमपी होने वाला है कि जिसके अंदर ग्रेविटेशनल के बारे में मैंने पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको 12 से 15 मिनट के अंदर सिखा दूंगा। दोस्तों फटाफट याद करवाते हैं कि आप लोग जब भी छत पे सोने जाते हो तो आप छत पे सोते हो, रिलैक्स होते हो, तो आप देखते हो कि हमारे आसपास सन, मून वो सब रोटेशन में है। यही चीज बहुत साल पहले लोग ये मानते थे कि अर्थ यानी हम लोग जो अर्थ पे है वो स्टेबल है। कौन? अर्थ स्टेबल है, सेंटर में फिक्स है, सन, मून वो सब और बहुत सारे स्टार्स उनके आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ये बात सबसे पहले टॉलेमी ने बोली थी। उन्होंने बोला कि सेंटर में कौन है? अर्थ। सेंटर में कौन है? अर्थ। तो उसे इसके कारण बोला गया जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक यानी अर्थ सेंटर में है। याद रखना दोस्तों, कौन सा साइंटिस्ट था? टॉलेमी। क्या बोला? कौन सेंटर में है? अर्थ सेंटर में है। क्या हुआ? जियोसेंट्रिक। पर डे बाय डे जैसे एक्सपेरिमेंट होते गए समझ में आया, और बहुत ही पुरानी हमारी हिंदू संस्कृति के जिसके अंदर आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट ऋषि थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि सेंटर में सन है। रिपीट, सेंटर में सन है। वही चीज प्रूव कर दी निकोलस कोपरनिकस ने। निकोलस कोपरनिकस ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया कि आपके सेंटर में सन है, अर्थ, मून वो सारी की सारी चीजें सन के आसपास इर्द गिर्द घूमती रहती है, इसलिए उसे बोला गया हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक जिसे बोला गया, जिसके सेंटर में कौन है दोस्तों? सन। रिपीट कर लो, पक्का कर दो स्टेटमेंट। दो चीज थी, पहले लोग क्या मानते थे, फिर उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ और सेंटर में कौन आ गया? सन। अब जैसे जैसे साइंटिस्ट को ये यूनिवर्स में इंटरेस्ट बनता गया दोस्तों, बहुत ही बड़ा टॉपिक है यूनिवर्स, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर हम लोग ऐसा बोले कि मैं उसका 0.00001% भी नहीं जानता तो भी सही है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज अभी तक नहीं जान पाए। तो वही चीज को फाइंड करने के लिए बहुत साल पहले दो साइंटिस्ट और आए, गैलीलियो एंड टाइको ब्राहे। रिपीट, कौन आए दोस्तों? गैलीलियो एंड टाइको ब्राहे। उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया जो सारे प्लैनेट्स है वो सन के आसपास इर्द गिर्द घूमते रहते, उनकी मोशन कैसे है। रिपीट, उनकी मोशन कैसे है वो देख लिया। अब जिसकी बात करने वाला हूं, जैसे न्यूटन के 3 लॉ थे, आप सबको याद है, कितने यूजफुल हो गए, कितने आईएमपी हो गए और कितने सारे न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज, प्रॉब्लम्स वो सब सारे सॉल्व हो गए न्यूटन के 3 लॉ की वजह से। यही चीज जॉन केपलर ने बोली, पर किसके लिए? ग्रेविटेशन के लिए। या फिर ऐसा बोल दो कि यूनिवर्स के लिए सही मायने में 3 चीज बोली। पहली चीज जिसे हम बोलेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। एक बात पक्की है दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा बोल रहे हो कि सन सेंटर में है और अर्थ घूम रही है, तो अर्थ कैसे घूमेगी? क्या उसकी कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट होगी? तो वो सब क्वेश्चनिंग का आंसर देने के लिए पहली बार जॉन केपलर आए। उन्होंने बोला लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। जितने भी प्लेनेट हैं वो सन के आसपास एक पूरा का पूरा सर्कल नहीं बोल रहा, रिपीट, मैं सर्कल नहीं बोल रहा, एक ऐसा पाथ डिसाइड करेंगे, वहां पे वो कंटिन्यूअस घूमते रहेंगे। तो बेसिक समझ लिया। अब स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब समझ में आया, मैंने सर्कल नहीं बोला, मैंने बोला इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड एट द वन ऑफ द फोकी ऑफ द एलिप्स। यानी वो क्या हुआ, एक इलिप्टिकल मूवमेंट हो गया, यानी सर्कल नहीं दोस्तों, समझना, ये लाइक बड़ा सा अंडा जैसा शेप बन रहा है, समझना, अंडा जैसा शेप बन रहा है। ऐसे जो उसकी सरकम होती है, ऐसे कोई चीज घुमाओ तो वो जो शेप बनेगा उसे इलिप्टिकल बोलेंगे। यानी याद रखना, गलती मत करना। गलती से सब लोग बच्चे सर्क्यूलर पाथ लिखते हैं, तो वो बात गलत है मेरे दोस्त। दूसरी बात, पहली चीज थी जिसमें हमें पता चला कि ये जो प्लेनेट है सारे घूम रहे हैं, वो ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो पहली बात हो गई लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरी बात लॉ ऑफ एरिया। क्या ऐसा होता है कि अर्थ घूम रही है, एक फास्ट हो गया, फिर स्लो हो गया, फिर स्लो था, फिर तो फास्ट हो गया? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सन और अर्थ या कोई भी प्लेनेट को हम जोड़ दे, समझना, जोड़ दे, एक लाइन खींच ले,
वो सेम इंटरवल में सेम टाइम में सेम एरिया कवर करती है। मजा आ गया, पक्का हो गया। सेम टाइम में सेम एरिया कवर करती है, सेम टाइम में सेम एरिया कवर कर रही है। अब वही चीज को हम लिख रहे हैं, द लाइन दैट जॉइन एनी प्लेनेट टू द सन, any planet to the sun sweeps the equal area in the equal interval of the time, equal area and the equal interval of the time, यानी यहां से लेके यहां तक सेम डिस्टेंस, बिल्कुल ऐसे यहां से लेके यहां तक सेम डिस्टेंस, यानी जब भी वो घूमेगा तो टाइम और एरिया इक्वल रहेगा। मजा आ गया दोस्तों, दो चीज पक्की हो गई। अब तीसरी चीज जो सबसे आईएमपी है, पर सबसे मजा वाली बात यह है कि ये सबको नहीं समझ में आता, बहुत ही आईएमपी वाला लॉ है दोस्तों। तो सीधी सी बात है, उसके लिए मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बोली है, ये याद रखना है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। अब वही चीज को हम स्टेटमेंट वाइज समझते, बहुत ध्यान से समझना दोस्तों। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेनेट, ये हो गया फिर से, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस, ये छोटी वाली एक्सिस नहीं, क्योंकि जब ये घूमेगा थोड़ा ऐसे घूमेगा, है ना, तो ये वाली एक्सिस दोस्तों, यानी इसको अगर मैं आर बोलता हूं तो ये हो गया सेमी मेजर एक्सिस। मजा आ गया दोस्तों, दूसरी चीज भी समझ में आ गई, इसके साथ ही बनाया मैंने। कैसे बनाया? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, रिपीट, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलेक्ट्रिकल। मजा आ गया, दूसरी चीज भी पक्की दोस्तों। ये वाला पोर्शन मैंने सारे साइंटिस्ट के लिए रखा था। अब जो मोस्ट 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 आईएमपी आने वाली है वो समझनी है कि कोई भी सन अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके लिए न्यूटन आए थे। न्यूटन ने बोल दिया दोस्तों, याद रखना उनके वर्ड्स, जिसे बोला था न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, मास m1 एंड m2, और उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो कोई भी पार्टिकल के लिए दोस्तों याद रखना f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। रिपीट करो दोस्तों, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 f2, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पक्का कर दो बच्चों, मजा आ गया, ये टॉपिक ध्यान से देख लिया। f प्रोपोर्शनल टू पहले का मास दूसरे का मास दोनों के बीच का डिस्टेंस, f प्रोपोर्शनल टू पहले का मास दूसरे का मास दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। सर ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अभी हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो बच्चों, मैंने ये बड़ा सा मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया है, जिसे हम बोलेंगे कैपिटल जी। जी का मतलब पक्का करो दोस्तों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर क्या रहेगा? तो याद रखो बच्चों, जी की वैल्यू फिक्स है 6.67 into 10⁻11, 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो उसका एमएलटी हो गया। सर मजा आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट था दोस्तों, पक्के करने वाला था, हमें ये जी चाहिए था। जी का फॉर्मूला रेडी हो गया, 6.67 into 10⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। एमएलटी फॉर्म m-1 L3 T-2। दोस्तों ये जी जो है वो तो कांस्टेंट है, यानी वो तो स्केलर बात हुई। आपने ये जो बात बोली ये तो स्केलर बात हुई। पर क्या ऐसा होता है कि 1 के कारण 2 पे फोर्स, उल्टा बोलूं 2 के कारण 1 पे फोर्स। उन्होंने ये बोल दिया कि यूनिवर्स में अगर दो पार्टिकल है तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला फोर्स लगाएंगे, इसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। माइंड में पक्का करो दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिंग होता है, रिपल्सिव नहीं होता, वो हमेशा अट्रैक्ट करता है। इतनी बहुत बढ़िया बात है दोस्तों। दूसरी बात समझ में आई कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
यानी जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और उनका डिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर में। सर ये स्केलर तो हो गया, वेक्टर की बात आप कर रहे थे, तो सर जिस पे फोर्स लगेगा वो पहले आएगा। जैसे मैं बोलूं 2 के कारण 1 पे फोर्स, 2 के कारण 1 पे फोर्स, तो यहां लिखा जाएगा F12 G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दोस्तों 12 लिखा तो यहां भी 12 ही लिखने का, इसका मतलब जिस पे फोर्स लगेगा वो पहले आएगा। पक्का कर दो दोस्तों, मजा आने वाला है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो लगे। जिस पे फोर्स लगेगा वो पहले आएगा, जिस पे फोर्स लगेगा वो पहले आएगा। किस पे फोर्स लग रहा है? 1 पे। F12 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर के F12। अब आपको लगे सर हमने तो बहुत बार पहले ये फॉर्मूला यूज किया है, F इज इक्वल टू एम जी, जी मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सब जानते हो, पर क्या उसकी वैल्यू चेंज होती है? सर आप तो हमें न्यूमेरिकल जब सॉल्व करवाते थे तब आपने बोल दिया था कि 9.8 या फिर 10 ले लो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर दोस्तों उसका भी फॉर्मूला फिक्स है, G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब क्या इसमें चेंज हो रहा है? दोस्तों समझना, अगर आप लोग अर्थ पे ही हो, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसे आप अर्थ के ऊपर जाओगे यानी हाइट बढ़ेगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला सिखाया है, G ऑफ H इज इक्वल टू G ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर ई, G ऑफ H इज इक्वल टू G ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर ई। बिल्कुल वैसी तरीके से अगर हम लोग हाइट पे जा रहे हैं तो हम लोग G ऑफ H लिखेंगे, अगर हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं, तो G ऑफ D लिखेंगे। तो उसका भी फॉर्मूला ये रहा, इक्वेशन नंबर 2, G ऑफ D इज इक्वल टू G ब्रैकेट 1 माइनस D अपॉन आर। यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर हाइट डेप्थ के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया और समझा कि ग्रेविटेशनल वैल्यू को हम कैसे मॉडिफाई करें या कैसे उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर पाए। तो क्या होता है कि सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0, रिपीट, सेंटर पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0, सेंटर से जैसे जैसे हम लोग सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, जब हम आउटर सरफेस यानी यहां पे आ जाएंगे तब हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, यानी वहां पे देख सकते हो ये रहा मैक्सिमम। पर जैसे जैसे हम लोग दूर जाते गए, जैसे हम दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, यानी हो गया G प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। यानी दोस्तों पक्की बात यह है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर भी 2 पार्ट होने लगे। फर्स्ट पार्ट सेंटर से लेके सरफेस तक बढ़ेगा, सरफेस से जैसे ही दूर जाओगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। इसलिए देखो इसका ग्राफ थोड़ा ऐसा है बच्चों, यानी ये चीज समझ में आई। फिर से रिपीट करता हूं, G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यहां पे देख सकते हो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता। पूरी अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर ये मार्कर को भी फेंकूं या बड़ा सा कोई मोटा सा हैवी सा पदार्थ या लड़का है जो जिसको मैं छत से नीचे फेंक रहा हूं, दोनों पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम होगा। हाँ, स्पीड अलग अलग हो सकती है, जो मोटा हैवी ऑब्जेक्ट है वो नीचे जल्दी आएगा क्योंकि स्पीड अलग होगी। एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास पे डिपेंडेंट नहीं है। पक्का करो दोस्तों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मास पे डिपेंडेंट नहीं है। अब थोड़ा बहुत ट्विस्ट आना स्टार्ट हुआ। अब मैंने ये सोचा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही है तो उसके पास अपना पोटेंशियल रहेगा, तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो पोटेंशियल एनर्जी का ही एक पार्ट होता है दोस्तों। तो इसलिए इसके माइनस डिफाइन किया जाता है, V इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर ई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला पक्का कर दो दोस्तों, V इज इक्वल टू माइनस जी एम ई अपॉन आर ई।
इसका यूनिट क्या होगा, इसका एमएलटी क्या होगा। तो दोस्तों मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहाँ पे देखो रेडियस मैंने अर्थ की ले ली। कोई बोले नहीं मेरे को कोई भी डिस्टेंस चाहिए, तो आर की जगह मैंने आर लिख दिया। आर मतलब रेडियस प्लस हाइट। अब पोटेंशियल के साथ बहुत ध्यान से सुनना, पोटेंशियल के साथ अगर मास को मल्टीप्लाई कर दो, यानी जिस ऑब्जेक्ट की आपको एनर्जी चाहिए उसका मास के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी दोस्तों। इसलिए U इज इक्वल टू Vm। इसका भी फॉर्मूला दोस्तों माइनस GMEm अपॉन R। दोस्तों ये ऑब्जेक्ट जब अर्थ पे होगा तब उसकी एनर्जी रहेगी, यानी इसकी एनर्जी दोस्तों देख सकते हो माइनस में। आप सोचो इसका आपको यूनिट चाहिए ना, बनाओ एमएलटी फॉर्म बनाओ, m0L2T-2 आएगा। यूनिट बनाना चाहते हो तो जूल पर केजी आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में लगातार एमसीक्यूज में आती है, छोटे छोटे एसक्यूज में आती है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। हाँ तो फिर से आ जाओ, ये एनर्जी जब ऑब्जेक्ट अर्थ पे होगा वो माइनस में रहेगी। मैंने ये सोचा कि इतनी ही एनर्जी मैं दे दूं, तो अगर मैं एनर्जी दे रहा हूं तो उसके पास एनर्जी ऐड हुई यानी प्लस हुई, तो ये एनर्जी के कारण वो बाहर चला जाएगा, तो इसलिए उसको बोला गया एस्केप एनर्जी। क्या बोला गया दोस्तों? एस्केप एनर्जी। जो एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, जिसके कारण उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो अर्थ को छोड़ के चला जाएगा, वो अर्थ को छोड़ के चला जाएगा, यानी वो एनर्जी काइनेटिक के स्वरूप में मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो आप सब जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K इज इक्वल टू हाफ mv²। तो मैं ये बोलूं कि सर वेलोसिटी की बात चालू करो, तो वेलोसिटी आ गई यानी स्पीड आ गई, उसके भी दो टाइप्स बने। फर्स्ट वन इज एस्केप स्पीड, जिसे मैं v से डिफाइन करता हूं। फॉर्मूला पक्का कर दो दोस्तों, √2 अपॉन RE, इसकी जगह √2 भी रखो। मैंने वैल्यू पुट कर दी पूरी अर्थ पे, मजा आ गया दोस्तों, पूरी अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी फिक्स है 11.2 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात, ये स्पीड भी मास पे डिपेंडेड नहीं है। समझ में आया? क्योंकि जैसे मैं ये मार्कर को अर्थ से बाहर फेंक दूं तो उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगी, या फिर मैं मार्कर की जगह एक बड़ा सा हैवी सा बक्सा ले लूं, है ना, वो भी बाहर फेंकूं, तो उसके भी एस्केप स्पीड सेम रहेगी 11.2। कोई बोले नहीं सर मेरे को बड़ा सा एलिफेंट चाहिए, आजा बेटा तू भी आजा, एलिफेंट को भी बाहर फेंक दो तो उसकी भी स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रहेगी। आपको लगे सर अर्थ के लिए फाइंड कर सकते हैं क्या, अलग अलग प्लेनेट के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं? यस दोस्तों, प्लेनेट क्या आप लोग सैटेलाइट के लिए भी फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मून के लिए आपको फाइंड करके दिखाया है, मून की भी ये एस्केप वेलोसिटी सेम होती है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड मेरे दोस्तों। ये हुई एस्केप वेलोसिटी। जब ये घूमेगा तो उसकी अपनी ऑर्बिटल वेलोसिटी मिलेगी, तो ऑर्बिटल में 2 नहीं आएगा। रिपीट रिपीट रिपीट, ऑर्बिटल में 2 नहीं आएगा, ऑर्बिटल में 2 नहीं आएगा, यानी यहां 2 नहीं लिखना है, बिल्कुल वैसा का वैसा। और ऑर्बिटल वेलोसिटी भी मास पे डिपेंडेंट नहीं है। सर प्लेनेट के बारे में तो आपने बहुत सा डिस्कस कर दिया, आप सैटेलाइट के बारे में बोलो। तो इंडिया ने भी बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। बेसिकली सैटेलाइट के भी दो टाइप्स होते हैं, एक जो कुदरती है जो हमारे नेचर से मिल रहा है मून, और दूसरे है जो हमने बनाए हैं मैन मेड है, जिसे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक है जियो स्टेशनरी और दूसरा है पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी वर्ड आया, जियो स्टेशनरी यानी जिसको मैं अर्थ पे देखूं तो अर्थ से मेरे को वो स्टेबल दिखाई दे, स्टेशनरी दिखाई दे। जियो स्टेशनरी अर्थ पे से जिसको हम देखें तो स्टेशनरी फिक्स स्टेबल दिखाई दे, इसलिए उसका टाइम पीरियड दोस्तों 24 आवर होता है। उसकी हाइट दोस्तों सरफेस से देखो तो 35800 किलोमीटर, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोलूं 36000 किलोमीटर, यानी बहुत ऊंचाई पे ये रहेगा।
तीसरी और मेन बात दोस्तों कि वो इक्वेटोरियल पे ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करेगा। इक्वेटोरियल पे ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट करेगा इक्वेटोरियल पे, जबकि ये पोलर होते हैं वो नजदीक होते हैं, पोलर होते हैं नजदीक होते हैं, माइंड में सेट करो, पोलर होते हैं नजदीक होते हैं, जिसका टाइम पीरियड बहुत छोटा है, 100 मिनट ही दोस्तों, बहुत कम। ये देखो ये 24 आवर्स यानी 1 डे, ये 100 मिनट। इसकी हाइट कितनी थी 36,000 किलोमीटर, इसकी हाइट 500 to 800 किलोमीटर। यह अपनी एक्सिस पे घूमेगा, नॉर्थ साउथ में घूमेगा, नॉर्थ साउथ में घूमेगा। ये देखो पोलर हुआ है ना दोस्तों, और ये क्या हुआ दोस्तों हमारा जियो स्टेशनरी। ये पोलर, ये जियो स्टेशनरी, ये पोलर, ये जियो स्टेशनरी। इसका मतलब ये सारे सैटेलाइट आप लॉन्च क्यों कर रहे हो, उसका यूज क्या हो रहा है, इसलिए लॉन्च किया कि हम टेलीकम्युनिकेशन बिल्डअप करते हैं। आप जैसे मेरे को ऑनलाइन देख रहे हो या हमारे साथ जुड़े हो, इसका मतलब हम लोग सोशल मीडिया नेटवर्किंग का यूज करें, ये सारी चीज होती है टेलीकम्युनिकेशन। बिल्कुल दोस्तों वही तरीके से हम लोग अगर एनवायरमेंटल स्टडी करना चाहते हैं, आपने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा, न्यूज वाले बोलते हैं कि 3 दिनों में ठंडी बढ़ सकती है, 4 दिनों के अंदर बहुत बारिश होने वाली है। ये सब कैसे डिफाइन होता है, ड्यू टू ये सैटेलाइट्स। तीसरी बात दोस्तों, मिलिट्री के अंदर भी हम लोग यूज करते हैं, या फिर रिमोट सेंसिंग, उसको छुए बिना भी उसके बारे में जानना, रिमोट सेंसिंग के अंदर भी ये सैटेलाइट का बहुत से यूज होता है। दोस्तों मैंने बहुत सारी चीज आपको सिखा दी है, पूरा प्लीज 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 इसको अच्छे से नोट डाउन कर दो। आपकी फॉर्मूला बुक में सारे फॉर्मूला होने चाहिए, तो ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम एमसीक्यूज न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे वो मजा आ जाएगा। ध्यान से देख लो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन शानदार टॉपिक दोस्तों।